हेलो जी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो एंड वेलकम टू द चैप्टर नंबर 1। आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे NISM 15 अपडेटेड 2026 प्रोग्राम का। ठीक है। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है इंट्रो टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। आपको एक ब्रॉडर लेवल पर इंट्रोडक्शन देने की बात करी गई है। अगर मैं ये बोलूं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, आराम से सुनिएगा, अपने साथ पेन कॉपी लेके बैठिएगा। इस चैप्टर के नोट्स, MCQ सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। मतलब लर्निंग ऑब्जेक्टिव मतलब इस चैप्टर को पूरा करने के बाद स्टूडेंट को क्लियरली क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो उसको पता ये होना चाहिए कि जो रिसर्च एनालिस्ट यानी जो RA होता है उसका रोल क्या होता है ना। जो RA होता है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। आप चाहो तो 2x पे देख लो, ऑलरेडी देख रहे हैं सर हम तो। ठीक है। कंपनी एंड क्लाइंट के साथ इंटरैक्शन कैसे रहेगा, है ना। एंड एक अच्छे रिसर्च एनालिस्ट की, अच्छे RAs की क्वालिटी क्या क्या होती है, ये पूरा का पूरा चैप्टर है। देखो, कभी चैप्टर अगर एक ही पार्ट में है तो उसका सारा मटेरियल आपको उस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे। अगर कोई चैप्टर दो वीडियोस में बना है, पार्ट ए पार्ट बी में, तो जो पार्ट बी है, लास्ट पार्ट है, उसके नीचे आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ना अंडरस्टैंड दिस, थोड़ा सा जरा इसको समझने की कोशिश करना। अपन थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं। देखो, अगर देखोगे ना, तो ऐसे तो इस चैप्टर का एग्जामिनेशन में कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। मेरी बात समझना, है ना। लेकिन इसको पढ़े बिना मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ा सकता आगे। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है NISM 15 को पढ़ के, वो आपको अभी यहाँ क्लियर होना जरूरी है बंधु। हमें क्या NISM 15 पढ़ के सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिएगा जो 1500-3000 रुपए में मिल जाता है, या आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, कंसिडर इट एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि अपने को बिना कोई पैसा खर्च करे यूट्यूब के ऊपर रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन को समझने का मौका मिल रहा है, ताकि आप बेहतर तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सको कि आपको इक्विटी रिसर्च करियर में आगे जाना है कि नहीं जाना है। जब मैं बोलता हूं कि आपको यह समझना है कि RA के रोल में रिसर्च एनालिस्ट क्या करता है, तो आपको ये सिर्फ डेजिग्नेशन नहीं समझना है। मेरी बात समझना, प्राइमरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो RA की, वो एग्जैक्टली क्या क्या काम करता है, डेटा कहां से लाता है, कैसे एनालाइज करता है, कैसे रिकमेंडेशन देता है। ठीक है। फिर क्लाइंट से कैसे बात करता है, क्लाइंट को चीजें कैसे बोलता है, कैसे कम्युनिकेशन होती है, क्या बोलना अलाउड है, क्या बोलना अलाउड नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है आपका इंटरेक्शन वाला, दिस वुड बी अ बेस फॉर योर एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। आपका जो एथिकल कॉन्डक्ट है, आपका जो प्रोफेशनल कॉन्डक्ट है, क्योंकि इसमें ट्रस्ट का ही तो पैसा है, और क्या है। तू समझ ना ब्रो, कितना इंपॉर्टेंट बिजनेस है ये। आदमी कितना ट्रस्ट करता है आपके ऊपर, है ना। और RA बनने में आपको कौन कौन सी आदतें आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब बियॉन्ड डिग्री जाके। ठीक है। तो अपन अगर इसके अंदर सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, विच इज प्राइमरी रोल ऑफ RA, कि एक RA का प्राइमरी रोल क्या है, आराम से समझना आप। ठीक है। आप ये चीज समझ लेना कि अगर आपको ये समझ में आ गया ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, तो RA का 50% काम क्या होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड। हमें ये समझना है कि हमारे पास क्या मल्टीपल डिसीजंस है, ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं क्या जिनका हमको डिसीजन लेना है। मेरी बात समझना, है ना। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका हमको डिसीजन लेना है। मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताता हूँ। मान लीजिए पापा ने आपको बुलाया और पापा ने बोला, बेटा बिट्टू, तुम तो बड़े हो गए हो। तो बोले, हाँ पापा, बड़े तो हो गए। तो बोले, फिर एक काम करो, तुम एक 2 व्हीलर EV ले लो। तो आपने बोला, पापा वो नेक्सॉन ले ले क्या, 2 EV वाली। तो पापा ने BPL देके आपको बोला, अभी तो 2 व्हीलर से काम चला। बोले, यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बिट्टू की तेरे को कौन सी 2 व्हीलर दिलाऊं, है ना। आई एम ब्लैंक।
पापा इज वेरी गुड इन डूइंग बिजनेस। पापा ने यह सब कुछ खड़ा करा है, बट क्या पापा को ईवी की टू व्हीलर का नॉलेज है? नहीं है ना? पापा को ईवी की टू व्हीलर का नॉलेज नहीं। अब क्या होता है पता है? समझना, जरा ध्यान से समझना। पापा बिट्टू को बुलाते हैं, ठीक है, बिट्टू टोपी बाज है तो बिट्टू के सिर पे अपन टोपी पहनाते हैं। गंदी टोपी हो गई, बट ठीक है। बिट्टू टोपी बाज है तो बिट्टू के सिर पे अपन ने टोपी पहना दी। बिट्टू को बोलते हैं पापा, यार बता कौन सी टू व्हीलर ईवी चाहिए। अब बिट्टू है ना अपना एक फ्रेमवर्क रन करता है पापा को डिसीजन देने का। बिट्टू क्या करता है पता है? बिट्टू पहले तो बहुत सारी ईवीज के अंदर की टेक्नोलॉजी को कंपेयर करता है, क्या रेंज देगी, बैटरी कैसे बनी है, लिथियम आयन है क्या है ना, और अंदर क्या क्या मोटर्स हैं, क्या फीचर्स हैं। फिर बिट्टू पीयर जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स है ना, उनको देखता है कि वो नए नए क्या टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, नए नए क्या क्या चीजें लेके आ रहे हैं। इसके बाद फाइनली बिट्टू इन्वायरमेंट देखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है कि यार इस समय अगर अपन ईवी ले आएंगे तो क्या अपने को चार्जिंग सॉकेट मिलेंगे क्या। मेरी बात समझना। और बिट्टू है ना ये सारी की सारी फाइंडिंग्स के साथ पापा के पास जाता है, और फिर पापा को बिठा के एक एक करके समझाना शुरू करता है कि देखो पापा, टेक्नोलॉजी जो होती है वो समझाता हूँ आपको, है ना। तो बैटरी होती है, बैटरी बैटरी होती है लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, अब लिथियम आयन जो है उसका पीरियोडिक एटॉमिक नंबर, पापा ने फिर एक और बीपीएल दिया। पापा बोलते हैं, बोले बेटा एक बात बता बस तू मेरे को, कौन सी खरीदनी है और कब खरीदनी है और कौन से कलर की खरीदनी, मेरे को फालतू का ज्ञान मत दे। एक बात समझना, रिसर्च एनालिस्ट आप हो यहां पर, और पापा जो है वो क्लाइंट है। रिसर्च एनालिस्ट का जो फाइनल आउटपुट होता है वो कभी भी कोई डेटा नहीं होता, कभी भी कोई एक्सेल एमएस एक्सेल का मॉडल आप क्लाइंट को नहीं देते हो, कभी भी कोई वैल्यूएशन करने का मॉडल आप क्लाइंट को नहीं देते हो। आप क्या, क्लाइंट आपको सिंपल बोलता है कि सर आप तो डिसीजन कम्युनिकेट करो कि मेरे को बाय करना है, होल्ड करना है कि सेल करना है, मेरे को इन्वेस्ट करना है कि इन्वेस्ट नहीं करना है ना, ये ओवर वेट है कि अंडर वेट है। प्लीज अंडरस्टैंड, है ना। आप तो मेरे को फाइनल डिसीजन बताओ, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आई नीड टू इन्वेस्ट मनी, उसका डिसीजन देना आर्य का काम। प्लीज अंडरस्टैंड, क्या यहां तक आप लोगों को सब समझ में आ रहा है ये चीज? तो आर्य क्या करेगा पता है? यहां पर जब आर्य को एक डिसीजन मेकिंग करनी है तो यहां पर है ना, आर्य अपना रॉ मटेरियल डालेगा। मैं आपको पूरी रिसर्च प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रॉ मटेरियल डालेगा मतलब क्या क्या डालेगा? डेटा डालेगा। डेटा में क्या क्या आएगा? फिनेंशियल्स पढ़ेंगे हम कंपनी के, न्यूज पढ़ेंगे, रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, इंटरव्यूज पढ़ेंगे, इकोनॉमिक डेटा पढ़ेंगे। और ये सारा डेटा, समझना, आपके पास अगर सिर्फ है तो उससे होगा क्या? नहीं, आपको समझना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। मेरी बात समझना। तो ये जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस वुड बी एज अ ब्रिज, ब्रिज बिटवीन whom, ब्रिज बिटवीन यू, आर ए, एंड योर क्लाइंट। मेरी बात समझना, पूरा समझा देता हूं आपको। यहां पर मुझे एनालाइज करना है, मुझे रिसर्च करनी है। जब मैं बोलता हूं रिसर्च करनी है तो रिसर्च करने का क्या मतलब है? डेटा को कलेक्ट करना है, डेटा को क्लीनिंग करनी है, डेटा की प्रोसेसिंग करनी है। समझना, रिसर्च बिना डिसीजन मेकिंग के बेकार है, ठीक है, और डिसीजन बिना रिसर्च वो भी बेकार है। मतलब कई एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक बार जब आपने पूरा एनालाइज करके चीजों को समझा, है ना, मतलब क्या समझा कि बिजनेस क्या है, कैसे पैसे कमा रहा है, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, नंबर्स के क्या इंपैक्ट आएंगे, ट्रेंड्स क्या है, कंपैरिजन क्या है ना, वो सब चीजें फिर आप कम्युनिकेट करोगे अपने क्लाइंट को, है ना, कि आपको बाय करना है, आपको सेल करना है, कि आपको होल्ड करना है। ये डिसीजन दोगे आप अपने क्लाइंट को। ध्यान से समझिए। अब अगर आप देखोगे तो ये जो एरो मैंने बनाया है आपकी रिसर्च से क्लाइंट तक, ये एरो वन साइडेड एरो नहीं है ना, इट इज अ टू साइडेड एरो, डुअल साइड एरो। मतलब क्या है? रिसर्च सिर्फ एक बार का प्रोसेस नहीं होता कभी भी।
कि किसी कंपनी पे एक बार रिसर्च कर ली और पिंड छूटा। मेरी बात समझना, ऐसा नहीं होता। आपने पहले एनालाइज किया, फिर डिसीजन लिया, है ना? फिर उसके बाद नया डेटा आ जाएगा क्या हर क्वार्टर में? तो क्या दोबारा रिसर्च करनी पड़ेगी? तो क्या डिसीजन रिवाइज करना पड़ेगा? एब्सोल्युटली। तो मेरे को आप एक बात बताइए, रिसर्च एनालिस्ट का जो प्रोफेशन है, जो काम है, वो वन टाइम जजमेंट का है या कंटिन्यूअस जजमेंट का है? इट इज ऑफ कंटिन्यूअस जजमेंट। मेरी बात समझना, मतलब रिसर्च का क्या मतलब है? अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज रिसर्च, तो रिसर्च मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा टू मेक डिसीजंस। कलेक्शन, ध्यान से, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, अभी यही है अपन। ठीक है? जब आपने बोला कि कलेक्शन, है ना, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, तो ये सोर्स एक हो सकता है या मल्टीपल हो सकते हैं? मल्टीपल हो सकते हैं। कैसे कैसे सोर्स होते हैं? एनुअल रिपोर्ट से ले सकता हूं क्या मैं? एनुअल रिपोर्ट से। मैं क्या कोई इंडस्ट्री की रिपोर्ट से डेटा ले सकता हूं? मैं क्या मैनेजमेंट के इंटरव्यू से डेटा ले सकता हूं, जब मैनेजमेंट आके मेरे से बात करके जाता है कि सीएनबीसी पे आके इंटरव्यू दिया मैनेजमेंट ने, है ना? मैं क्या इकोनॉमिक डेटा ले सकता हूं? वर्ल्ड बैंक का डेटा आया, आईएमएफ का डेटा आया, आरबीआई ने डेटा दिया, इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज हुआ। ये कलेक्शन के बाद आपको करना है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग के अंदर क्या होगा? आप समझोगे मैनेजमेंट कैसा है, ट्रेंड क्या है, एक्सेल कंपैरिजन करोगे, रेशियो एनालिसिस करोगे। एक बार सब ये होता है, उसके बाद फाइनल डिसीजन होगा। तो मेरी बात समझना, एक आरए का काम न्यूज पढ़ना नहीं होता है, एक आरए का काम स्टॉक बताना नहीं होता है। एक आरए का काम होता है सोच के डिसीजन देना कि आपको इस समय व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब क्या है पता है, जब मैंने बोला ना आपको कि अपन ने तीन प्रोसेस समझी, इंफॉर्मेशन कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये तीन चीजें मिलकर आरए का काम करती हैं। ये मेन आरए की रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। अब क्या है ना, अपने को जो अगला पॉइंट है वो समझना है कि जो इंफॉर्मेशन है ना, इट हैज टू बी रिलायबल। मतलब मैंने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ दिया और मैंने उस व्हाट्सएप फॉरवर्ड के बेसिस पे अपनी रिसर्च को खड़ा करा, दैट इज नॉट समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल। हर इन्वेस्टमेंट के लिए इंफॉर्मेशन अलग होगी। हर चीज हर स्टॉक के लिए रेलिवेंट नहीं होती ना, मतलब सारी चीजें हर स्टॉक के लिए रेलिवेंट नहीं होती। रिसर्च एनालिस्ट का काम, अगर आप देखोगे, है ना, तो सिर्फ उनका काम सारा डेटा जमाना थोड़ा ना होता है, उसमें से राइट डेटा चूज करना भी तो काम होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि इंफॉर्मेशन जो आप लेते हो वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होगी, है ना, चलो यहां पर अपन ने फर्स्ट करा, पहले ये वाला देख लेते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ऐसे नोट्स आपको ये मिल जाएंगे, यहीं पर ही होगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या है जी? डिसीजन फॉर प्रॉब्लम्स जो है, उसको आप रिसर्च करोगे, रिसर्च में क्या करोगे? अंडरस्टैंड करोगे, एनालाइज करोगे। व्हाट इज रिसर्च? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा टू मेक डिसीजन मेकिंग। क्लियर है? बहुत सिंपल चल रहा है अभी तक। अब इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी रिलायबल एंड बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट बीइंग इवैल्यूएटेड। तो इंफॉर्मेशन रिलायबल है, तो ये बोलता है इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप कहां कहां से ले सकते हैं। ठीक है? थोड़ा सा जरा समझना, आपको इसके साथ समझाता हूं, आपको और मजा आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये वो फैक्टर्स होते हैं ब्रो जो पूरी इकोनॉमी को एक साथ इंपैक्ट करता है। मतलब अगर मैं जब भी बोलता हूं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स ना, तो आप समझना देश की बात हो रही है, देश की बात हो रही है। ठीक है? तो कहां कहां से डेटा मिलेगा आपको? गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स डेटा मिल सकता है कि सर व्हाट डू मीन बाय गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स का डेटा? गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक डेटा मतलब जीडीपी की ग्रोथ, इन्फ्लेशन, है ना, फिस्कल डेफिसिट कितना है गवर्नमेंट का, एम्प्लॉयमेंट का डेटा क्या आ रहा है, ये सारी चीजें मिल सकती है क्या आपको? बिल्कुल मिल जाएगी। इसके बाद आरबीआई का डेटा, मतलब अच्छा इसमें एक एग्जांपल ले, तो अगर इन्फ्लेशन का डेटा ज्यादा है तो क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे फ्यूचर में? क्योंकि इन्फ्लेशन कम करने के लिए आरबीआई को रेट बढ़ाना पड़ेगा, तो लोन महंगा हो जाएगा। आरबीआई का डेटा अगर आप देखोगे तो क्या निकलेगा? रेपो रेट, है ना, एसएलआर, सीआरआर,
लिक्विडिटी आरबीआई के ये सारा डेटा देती है क्या कि कितनी लिक्विडिटी है, क्रेडिट ग्रोथ कितनी है? व्हाट इज CRR है ना, क्रेडिट ग्रोथ कितनी है? व्हाट इज माय क्रेडिट ग्रोथ? समझना, आरबीआई अगर रेट कट करता है तो बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, इन सब के लिए क्या पॉजिटिव खबर जाती है? पॉजिटिव खबर जाती है। आईएमएफ देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये क्या आपको एक ग्लोबल ग्रोथ का आउटलुक देता है? बहुत सारी कंट्रीज का कंपैरिजन मिलेगा क्या इसके डेटा में आपको? बिल्कुल मिलेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये जो है ना एडीबी, यहां पर अगर आप देखेंगे, वर्ल्ड बैंक देखेंगे, अदर ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखेंगे, तो ये सब आपको मोटे माटे लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग कितनी हो रही है, नए नए जो मार्केट्स है उसमें क्या रिस्क है, डेवलपमेंट्स की फंडिंग्स कहाँ कहाँ से आ रही है, ये सारी जानकारी देते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर मतलब बहुत मोटे लेवल पे बात होती है, बड़े लेवल पे बात होती है। जब मैं बोलता हूं माइक्रो इकोनॉमिक, तो माइक्रो इकोनॉमिक में ना अंदर के स्पेसिफिक सेगमेंट और बिहेवियर के ऊपर बात करूंगा मैं इकोनॉमी के, है ना, जैसे कि डिमांड सप्लाई क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, किस कंपनी के पास कितनी प्राइसिंग पावर है, किस कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा है, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। मेरी बात समझना। तो अगर मैं शुगर इंडस्ट्री में एमएसपी पे बात कर रहा हूं, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। अगर आप स्टील के डिमांड सप्लाई की बात कर रहे हो, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है। ग्लोबली बात नहीं कर रहे हो ना। एफएमसीजी में रूरल वर्सेस अर्बन डिमांड की बात कर रहा हूं, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है फॉर एफएमसीजी बिजनेस। यहां तक सब लोगों को क्लियर है? इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स देखिए थोड़े से जरा। इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स मतलब जिस इंडस्ट्री को आप एनालाइज कर रहे हो उस इंडस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। कंपनी को इंडस्ट्री से अलग करके समझना इम्पॉसिबल है। अगर कोई ये बोलता है कि मैं तेरे को कंपनी समझा देता हूं, तेरे को इंडस्ट्री समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बेवकूफ बना रहा है आपसे। जैसे फार्मा के लिए व्हाट आर द इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स? एफडीए अप्रूवल मिला कि नहीं मिला, यूएस एफडीए अप्रूवल। आईटी के लिए क्लाइंट का बजट, यूएस इकोनॉमी का स्लो डाउन, इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स है। बैंकिंग के लिए एनपीए ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ, समझना, प्लीज अंडरस्टैंड, है ना, दैट इज इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर। तो अगर टाइटन को जैसे अपने को एनालाइज करना है ना, तो अपन सिर्फ टाइटन को एनालाइज नहीं करेंगे, ज्वेलरी इंडस्ट्री भी एनालाइज होगी, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी एनालाइज होगी, ये सब समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। या यहां तक आपको सभी चीजें क्लियर है A to Z? अब कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि क्या क्या चीजें आपको करनी है फ्यूचर में। ठीक है। कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की अगर अपन बात करते हैं, तो यहां पर आप बैलेंस शीट, पीएनएल पढ़ेंगे, कैश फ्लोज पढ़ेंगे, रेगुलेटरी डिस्क्लोजर्स देखेंगे जो एक्सचेंज को मिलते हैं। प्रॉफिट दिख रहा है बट कैश फ्लो नेगेटिव है, वी नीड टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर इट, है ना। मीटिंग ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, मतलब क्या मैं मैनेजमेंट से मीटिंग कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। इन्वेस्टर मीट्स होती हैं क्या मैनेजमेंट रखवाते हैं? बिल्कुल रखवाते हैं। समझना, मैनेजमेंट ने जो बोला है उसको वेरीफाई करने का काम एनालिस्ट का है। अपने को मैनेजमेंट की हर बात को एज इट इज बिलीव नहीं करना है। हम क्या प्लांट और फैक्ट्री की विजिट्स कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है, टेक्नोलॉजी कैसी है, क्या स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं ये लोग, है ना। कंपनी बोले कि हम तो फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं, हमने विजिट करा, कंपनी 60% यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट कर रही है। मार्केट सर्वेज हो सकते हैं, अलग अलग डीलर्स के पास जाके फीडबैक ले सकते हैं, कस्टमर। सर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट इस लेवल तक जाता है क्या कि वो कंपनी के डीलर के पास, कंपनी, हाँ जाता है, बिल्कुल जाता है। इनफैक्ट वो कंपनी के इंप्लॉइज से भी बात करता है, इंप्लॉइज से इंटरव्यू ले सकते हो, अट्रीशन के बारे में आपको पता चलेगा, है ना, इंप्लॉय मोराल के बारे में पता चलेगा। अगर बहुत हाई अट्रीशन है एंड मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिव गाइडेंस दे रहा है कि नहीं नहीं जी हम तो फोड़ देंगे, और अट्रीशन जबरदस्त लगी हुई है, समझना मेरी बात, तो दैट इज अ बिग हाई रिस्क, सस्टेन ही नहीं हो पाएगी आपकी ग्रोथ रेट। क्या आप लोगों को यहां तक सब कुछ समझ में आया है? मतलब क्या है पता है, अगर मैं इस स्लाइड को ब्रॉडर लेवल पे बोलूं ना, तो अपने को रिसर्च एनालिस्ट को हर लेवल पे क्या डेटा को चेक करना है, क्या देश के लेवल पे, इकोनॉमी के सेगमेंट लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे और कंपनी लेवल पे। अगर आपने डेटा गलत सोर्स कर दिया तो आपका एनालिसिस चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, आप ये समझ लेना कि आपकी डिसीजन मेकिंग पूरी तरीके से गलत होगी। यहां तक
आप सभी लोगों को बात समझ में आ रही है? तो जब आप एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, तो थोड़ा-सा ज़रा इसको आराम से समझने की चेष्टा करना। ये बोलता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर टू मेक सेंस ऑफ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, कम्स विद बाय, सेल एंड होल्ड डिसीजन। मेरी बात समझिए ध्यान से, सभी लोग। यहां पर आपको 2-3 चीजें बोली गई है। वो बोला है कि एक आरए का काम सिर्फ नंबर देखना नहीं होता है, कि आपने सिर्फ अगर बैलेंस शीट पीएनएल बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिए ना, दैट इज नॉट योर ओनली जॉब। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक आरए जो है उसको बैलेंस बना के रखना है नंबर में प्लस स्टोरी में। नंबर बोले तो सर, नंबर मतलब मेरा रेवेन्यू पिछले 1 साल में 40% से ग्रो हुआ है, वो नंबर है। स्टोरी बोले तो कंपनी का जो सीईओ है वो एक अच्छा आदमी है, भला आदमी है ना, वो कॉम्पिटेंट व्यक्ति है। अब ये आप स्टोरी दे रहे हो। मेरी बात समझना, अपन एक एक करके समझते हैं भाई। क्वालिटेटिव फैक्टर वर्सेस क्वांटिटेटिव फैक्टर। क्वालिटेटिव फैक्टर मतलब ऐसी चीज जो एक्सेल में डायरेक्टली नहीं दिखा सकते आप, कभी भी इसकी मॉडलिंग नहीं हो सकती। जैसे फीलिंग्स, जजमेंट्स, एक्सपीरियंस, इन सब चीजों के साथ धीरे धीरे ही आएगी। एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, कंपनी कितना स्मूथली काम कर रही है ना। सेम इंडस्ट्री में, सेम साइज में, पर एक कंपनी है जो कम कॉस्ट में काम कर पा रही है, दूसरी कंपनी को उसी इंडस्ट्री में उसी साइज में काम करने में ज्यादा कॉस्ट लग रही है। दैट इज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, है ना। कंपनी मार्केट में कितनी स्ट्रांग पोजीशन में, दैट इज कॉम्पिटिटिवनेस। प्राइसिंग पावर है क्या मेरे पास? व्हाट इज प्राइसिंग पावर? प्राइसिंग पावर मतलब मेरी कैपेबिलिटीज टू इंक्रीज द प्राइस विदाउट लूजिंग माय कस्टमर। क्या ब्रांड स्ट्रांग है क्या मेरी? ब्रांड स्ट्रांग मतलब पैराशूट, मारिको, बड़ी मजबूत ब्रांड है। कस्टमर स्विच करेगा कि नहीं करेगा? अमूल बटर, तू करेगा क्या स्विच? मैं तो नहीं करेगा। मेरी बात समझना। तो अगर हम यहां पर एक एशियन पेंट वर्सेस एक लोकल पेंट ब्रांड को देखते हैं, क्या एशियन पेंट का जो ब्रांड वैल्यू है, क्या वो बहुत बड़ा मोट है क्या उसका? और वो क्या एशियन पेंट में कॉम्पिटिटिवनेस लेके आता है क्या? कॉम्पिटिटिवनेस लेके आता है। फिर बात करते हैं व्हाट इज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ बिजनेस मॉडल्स, है ना। कोई कंपनी है जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे काम करती है, नेटफ्लिक्स। कोई कंपनी है जो वन टाइम सेल मॉडल पे काम करती है, क्यूरोसिटी, एक डॉक्यूमेंट्री प्लेटफॉर्म है, एक बार पैसा दो लाइफ टाइम। समझना आप कौन सा ज्यादा स्टेबल है। यू नीड टू एनालाइज इट थ्रू क्वालिटेटिव जजमेंट्स। ठीक है, आपका वर्क एथिक्स, कैपेबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट ऑनेस्ट है नहीं है? गाइडेंस रियलिस्टिक है नहीं है? क्या चीज है? समझना। मैनेजमेंट हर क्वार्टर बोलता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में तो हम पक्का ये फैक्ट्री शुरू कर देंगे, नेक्स्ट क्वार्टर तो पक्का हमारा बड़ा ऑर्डर आ रहा है, बट कभी ऐसा हो नहीं पा रहा है। मतलब यह है कि मैनेजमेंट वॉक द टॉक नहीं कर पा रहा है। समझना आप, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। इंप्लॉय कंपेटेंसीज मतलब कंपनी के जो लोग हैं क्या वो वाकई में केपेबल हैं, या सिर्फ टॉप मैनेजमेंट स्ट्रांग है। मैंने आपको बोला ना, कभी भी अगर एट्रीशन ज्यादा है और आपने एग्रेसिव एक्सपेंशन कर लिया तो बड़ा रिस्क है। एंड लास्ट यहां पर आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। लोग क्या प्रोडक्ट और सर्विस को रिपीट करते हैं क्या, या फिर इन जनरल कंप्लेन्स बहुत हाई है एंड रिपीट परचेज बहुत लो है। अगर कंपनी की कंप्लेन्स बहुत ज्यादा है एंड बार बार होने वाला परचेज बहुत कम है ना, तो क्या ये लॉन्ग टर्म में नंबर गिर जाएंगे? तो जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि कंपनी अंदर से स्ट्रांग है या अंदर से पूरी की पूरी खोखली है। अब क्वांटिटेटिव फैक्टर पे आओ। क्वांटिटेटिव फैक्टर में हमने
ब्रैकेट डाल के लिखा है फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, इन सब से जो आने वाले नंबर्स हैं वो सब क्या मेरे को समझने हैं क्या, कि सेल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, सेल कंसिस्टेंट है या वोलेटाइल है। अगर सेल में ग्रोथ हुई है लेकिन वॉल्यूम्स नहीं बढ़े, क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, तो सिर्फ ये प्राइस के कारण हुआ है। ये सब बेसिक चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। मैंने फिर आपको बोला बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे, आपको मजा आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, फिर अगला देखते हैं थोड़ा सा। अगले के अंदर कॉस्टिंग की बात करते हैं, तो कॉस्टिंग में रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या लग रही है, इंप्लॉय कॉस्ट क्या है ना, इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करोगे तो मेरा ग्रॉस मार्जिन कितना है, मेरा एबिटडा कितना है, मेरा नेट मार्जिन कितना है। प्रोडक्शन की बात करोगे तो कंपनी कितना प्रोड्यूस कर पाती है, से फॉर एग्जांपल क्या डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है या जबरदस्ती बस बना बना के इन्वेंट्री पाइल अप कर रहे हैं। आपको पता है केटीएम ड्यूक करके जो बाइक है ना, कंपनी ने इतनी ज्यादा इन्वेंट्री बना के रख ली, एक टाइम ऐसा था कंपनी के पास 2 साल तक बेचने का माल तैयार था उनके पास, कि अगले 2 साल तक वो माल बेच दे, है ना। फिर रिस्क क्या है मेन मेरे फाइनेंशियल्स में, क्या कंपनी का डेट बहुत ज्यादा हाई है, क्या कंपनी के फॉरेक्स एक्सपोजर्स बहुत ज्यादा है ना, क्या कंपनी का अदर इनकम बहुत ज्यादा है, कुछ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर कुछ होती है तो समझना मेरी बात, है ना। जैसे प्रोडक्शन कितना है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी, जोग्राफिकल एक्सपेंशन, मार्केट शेयर। तो आप ये सारे के सारे फैक्टर्स को एनालाइज करोगे, देखना इधर जरा थोड़ा ध्यान से समझना, है ना। अगर पूरा फोकस यहां देना, क्वालिटेटिव फैक्टर स्ट्रांग है ना, एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर भी स्ट्रांग है, तो यूजुअली ये बाय बनता है। ठीक है, अगर क्वालिटेटिव फैक्टर स्ट्रांग है एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर वीक हो रहे हैं, मतलब टेम्पररी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो होल्ड या वॉच की स्थिति बनती है। वेट एंड वॉच करो, कंपनी को समय दो, क्योंकि मैनेजमेंट तो अच्छा है, सिर्फ टेम्पररी बेसिस के ऊपर इशू आ रहे हैं। ठीक है, अगर क्वालिटेटिव खराब है लेकिन क्वांटिटेटिव अच्छा आ रहा है, तो आपको यहां पर कॉशियस रहना है। क्यों कॉशियस रहना है, ये मैनिपुलेशन भी हो सकता है, बात समझना। अगर क्वालिटी वीक है एंड क्वांटिटेटिव स्ट्रांग है तो, एंड अगर दोनों ही खराब है तब तो फिर सेल ही करना है, दिमाग लगाना ही नहीं है। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को यहां तक, A to Z अच्छे से। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखना जरा थोड़ा सा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगला टॉपिक जो है अपना वो है कि टाइप्स ऑफ RAs बेस्ड ऑन देयर नेचर ऑफ वर्क, है ना। टाइप ऑफ RAs बेस्ड ऑन देयर नेचर ऑफ वर्क। हर RA का क्लाइंट अलग है, हर RA का एम्प्लॉयर अलग है, तो हर RA का प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी अलग है। इसका मतलब यह है कि जितने भी रिसर्च एनालिस्ट होते हैं वो सब सेम काम तो करते नहीं है, सबके बॉसेस अलग हैं, क्लाइंट अलग है, ऑब्जेक्टिव अलग है। इसीलिए क्या उनका रिसर्च करने का तरीका, रिसर्च करने का स्टाइल अलग अलग हो जाता है क्या, मेरी बात समझ रहे हो। कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म के लिए रिसर्च करता है, कोई शॉर्ट टर्म के लिए रिसर्च करता है, कोई इंटरनेशनल मार्केट में रिसर्च कर रहा है, कोई फॉरेन मार्केट में रिसर्च कर रहा है, कोई रिटेल के लिए रिसर्च कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूशंस के लिए रिसर्च कर रहा है। एवरीथिंग डिपेंड्स। अब सर ये बताइए कि कितने तरह के आरएज होते हैं, तो मैंने बोला 3 तरह के आरए होते हैं। एक होता है सेल साइड एनालिस्ट, एक होता है बाय साइड एनालिस्ट, और एक होता है इंडिपेंडेंट
रिसर्च एनालिस्ट, समझना जरा, एक एक करके समझेंगे, बहुत इजीली समझ में आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड। सेल साइड एनालिस्ट क्या होता है? जब आप, प्लीज, क्या तीनों ही क्लाइंट को रिकमेंडेशन देंगे क्या? क्लाइंट को रिकमेंडेशन देंगे। इनकी जो रिपोर्ट है, क्या वो पब्लिकली अवेलेबल होती है? यस। ये रिपोर्ट पब्लिक होती है, जो भी इन्वेस्टर चाहे इसको देख सकता है। मेरी बात समझना, आपको 1 मिनट में समझ में आएगा बाय और सेल के बीच का डिफरेंस। मेरे को एक बात बताइए, मोतीलाल ओसवाल में, है ना, आप आ रहे हो, रिसर्च एनालिस्ट हो, ये आरए की टीम है, आप यहां पर काम कर रहे हो। आपने, है ना, एक मस्त रिपोर्ट बना के रिलीज करी। आपने क्या करा? आपने दिया जोमैटो यानी इटर्नल पे बाय कॉल। ये रिपोर्ट मोतीलाल ओसवाल के 10 लाख क्लाइंट्स के पास गई, तुरंत चली गई, ईमेल चला गया 10 लाख क्लाइंट्स के पास। मेरे को एक बात बताओ, ये जो 10 लाख क्लाइंट्स हैं, क्या ये मोतीलाल ओसवाल के पास आके जोमैटो को बाय करेंगे क्या? आराम से सोच के बताना। बाय करेंगे ना? तो जब ये जोमैटो को बाय करेंगे तो क्या मोतीलाल ओसवाल का ब्रोकरेज खड़ा हो गया क्या? ब्रोकरेज इनकम खड़ी हुई क्या? यहां पर क्या मैंने, जो इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट है, उसको क्या मैंने एक मार्केटिंग टूल जैसा खड़ा करा मेरी ब्रोकरेज खड़ा करने के लिए? मेरा ऑब्जेक्टिव उनको फेयर रिसर्च देना नहीं था, सिर्फ रिसर्च देना नहीं था। मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं उनको रिसर्च दूं जिससे इन्फ्लुएंस होके वो बाय या सेल के ऑर्डर्स डालें और मेरी इनकम खड़ी हो। आप अगर एक कमोडिटी ब्रोकरेज के यहां पर गोल्ड पे एक रिपोर्ट बना के सारे क्लाइंटों को भेजते हैं, इट इज पब्लिकली अवेलेबल, एंड उससे प्रेरित होकर लोग अपना गोल्ड खरीदते हैं, ध्यान से समझना, क्या आप एक सेल साइड एनालिस्ट हैं? आप एक सेल साइड एनालिस्ट हैं। यहां पर जो मेन कमाई हो रही है, वो रिपोर्ट बेच के हो रही है या फिर ब्रोकरेज कमा के हो रही है? ब्रोकरेज कमा के हो रही है। तो सेल साइड एनालिस्ट क्या इनडायरेक्टली पैसा कमाता है क्या? है ना? यहां पर अगर आप देखोगे तो एक सेल साइड एनालिस्ट का पैसा रिपोर्ट से नहीं आ रहा है, एक सेल साइड एनालिस्ट का पैसा ट्रेड से आ रहा है ना? वो रिपोर्ट बना रहा है, लोग उस पर ट्रेड कर रहे हैं, उससे पैसा आ रहा है। क्या ये चीज समझ में आ रही है? एक बात ध्यान से समझना, सेल साइड एनालिस्ट जो है ना, वो सेल्समैन नहीं है, उसको जाके माल नहीं बेचना है, बट क्या उसका इंसेंटिव जितने ज्यादा ट्रेड्स हो उनसे लिंक्ड होता है क्या? बिल्कुल लिंक्ड होता है। ये होता है जी सेल साइड एनालिस्ट। बाय साइड थोड़ा समझ, मान लीजिए ये कोटक म्यूचुअल फंड है, मान लीजिए कोटक म्यूचुअल फंड है, यहां पर बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना, जैसे ये रिसर्च एनालिस्ट का डिपार्टमेंट है, ये फंड मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये वाला आपका ऑप्स का डिपार्टमेंट है, ये कंप्लायंस का डिपार्टमेंट है। मेरी बात समझना, यहां पर आप बैठे हो, आपने मस्त एक रिपोर्ट बनाई। मेरे को एक बात बताओ, जो रिपोर्ट आपने बनाई है, क्या ये पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगी क्या? ये आपने किसके लिए बनाई है? ये रिपोर्ट आपने बनाई और ये रिपोर्ट चली 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 फंड मैनेजमेंट टीम के पास आ गई। फंड मैनेजमेंट टीम ने रिपोर्ट देखी, उसके बाद उन्होंने डिसाइड करा कि हमको इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है कि एग्जीक्यूट नहीं करना है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यहां पर क्या रिपोर्ट का इंटरनल कंजम्पशन हो रहा है क्या? रिपोर्ट, मेरी बात समझ रहे हो आप? या तो रिपोर्ट का इंटरनल कंजम्पशन हो रहा है, या फिर कोई क्लाइंट मेरे पास आया और मेरे को बोलता है, मैं कोटक म्यूचुअल फंड हूं या कोटक रिसर्च हूं, कोटक इंस्टीट्यूशनल रिसर्च,
है ना? तो क्लाइंट मेरे पास आके बोलता है मेरे को एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार करके दो। दैट इज़ आल्सो बाय साइड रिसर्च। मेरी बात समझना, है ना? प्लीज़ अंडरस्टैंड कि यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है ए टू ज़ेड? तो बाय साइड रिसर्च में क्या होगा? जो रिसर्च आपने करी है ना, वो रिसर्च का कैप्टिव कंजम्पशन हो जाएगा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इसको यूज़ करके खत्म कर देंगे। क्या वो पब्लिक को कभी भी पता चल पाएगी? कभी भी पता नहीं चल पाएगी। है ना? ये लोगों के लिए नहीं कर रहे हो आप, अपने लिए कर रहे हो। ये बात ध्यान से समझिएगा। और इंडिपेंडेंट रिसर्च जो होगी वो क्या होगी? ये जो इंडिविजुअल एनालिस्ट नहीं होते हैं जो पेड रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम ग्रुप्स चलाते हैं, छोटी छोटी रिसर्च फर्म्स, बुटीक फर्म्स, है ना, जहां पर आप सब्सक्रिप्शन ले लो और मंथली सब्सक्रिप्शन ले लो, क्वार्टरली ले लो, एनुअल ले लो, है ना, कि 10,000 में हम रिसर्च का एक्सेस दे देंगे। और क्या कोई भी इनका क्लाइंट बन सकता है? इंडिपेंडेंट वालों का कोई भी क्लाइंट बन सकता है। रिटेल इन्वेस्टर क्लाइंट बन जाएगा, एचएनआई बन जाएगा, इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। क्या ये इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट कभी भी ब्रोकरेज से पैसा कमाएगा? क्या कभी भी ब्रोकरेज से पैसा नहीं कमाएगा। वो किससे पैसा कमाएगा? उसको ट्रेड कराने से कोई इंसेंटिव ही नहीं है। वो तो अपनी रिसर्च लेगा, सब्सक्रिप्शन फीस लेगा, खत्म हो गई बात। क्या ये खुद फंड मैनेज करते हैं? खुद फंड मैनेज कोई भी रिसर्च एनालिस्ट नहीं करता है। आप क्लाइंट का पैसा डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उसको सजेस्ट करते हो, बाकी बुद्धि क्लाइंट की। बटन क्लाइंट दबाएगा, आप नहीं दबाएंगे। क्या इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट क्लाइंट स्पेसिफिक रिव्यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कोई पोर्टफोलियो रिव्यू कराने के लिए आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या थीम बेस्ड रिसर्च कर जा सकती है? बिल्कुल करी जा सकती है। यहां तक क्या आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है? ए टू जेड। अगर आप अभी देखते हो तो रिसर्च एनालिस्ट तीन तरह के हैं, सेल साइड, बाय साइड, इंडिपेंडेंट। ठीक है, सेल साइड एनालिस्ट की जो रिपोर्ट है दैट इज बीइंग अवेलेबल पब्लिकली। स्पेसिफिक रिकमेंडेशन होता है बाय सेल होल्ड का, इनकम वो ब्रोकरेज के थ्रू कमाते हैं। एंजल ब्रोकिंग डीमैट ने एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करी, क्लाइंट ने बाय करा, सेल करा स्टॉक, बेसिस दैट रिपोर्ट देव जनरेटेड ब्रोकरेज। बाय साइड जो है वो अपने खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। पेंशन फंड में आप आ रहे हो, म्यूचुअल फंड में आप आ रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंपनी के बाहर आपकी रिपोर्ट नहीं जाएगी, इट इज हाईली कॉन्फिडेंशियल। एंड इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट जो है वो क्या है, फुल टाइम आ रहे बुटीक फर्म्स है ना, जो अपना रिसर्च बेच देते हैं सब्सक्रिप्शन बेसिस पे, कोई भी खरीद सकता है ना, कोई ब्रोकरेज कमाते नहीं है, कोई खुद के दूसरे बेनिफिट है नहीं। वो क्या कस्टमाइज रिपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, कस्टमाइज रिपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा क्या न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में भी छपता है क्या, क्या खरीदना है क्या बेचना है, छपता है। मीडिया में छपता है, मीडिया में आता है, सीएनबीसी टीवी पे आता है, बिल्कुल आता है। क्या यहाँ तक आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है क्या जी? परफेक्टली समझ में आ रहा है अभी तक यहाँ तक? आगे देखिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आराम से देखिए आप। एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है रिसर्च एनालिस्ट की? मतलब एक्चुअली में रिसर्च एनालिस्ट को डे टू डे बेसिस पे क्या करना है? डिग्री, सर्टिफिकेशन, एग्जामिनेशन, ये सब तो अलग बात है। आप ये बताओ कि रियल जॉब क्या है, उसको डिफाइन करो। मेरी बात समझना, प्लीज अंडरस्टैंड। तो रियल जॉब अगर आप डिफाइन करोगे ना, तो इस एक पिंक कलर का जो ये बॉक्स देख रहे हो आप, इस डायग्राम को देखो, इसमें पूरा रिसर्च प्रोसेस छुपा हुआ है ना। अगर आप देखोगे तो बीच में एक वर्ड है रिसर्च, और वहां से दो एरोज निकल रहे हैं, नंबर विच इज क्वांटिटेटिव साइड ऑफ द पिक्चर एंड स्टोरी विच इज क्वालिटेटिव साइड ऑफ द पिक्चर। समझना। तो रिसर्च एनालिस्ट का काम सिर्फ एक्सेल का नहीं है और सिर्फ कहानी बताना नहीं है, इन दोनों का परफेक्ट फ्यूजन करना है। कि एक्सेल मतलब मैं कहानी भी ढंग से बताऊं, तो ये जो इन्वर्टेड पिरामिड है ना, इसका क्या मतलब है पता है? कि पहले हम इकोनॉमी को समझेंगे, ब्रॉड से नैरो हो रहा है। रिसर्च बॉटम, समझना, इसको टॉप डाउन रिसर्च बोलते हैं। टॉप डाउन रिसर्च मतलब रिसर्च ब्रॉड से नैरो हो रहा है, पहले बड़ी पिक्चर फिर डिटेल जा रही है। कंपनी को तब समझ सकते हो जब आप इकोनॉमी को समझोगे और इंडस्ट्री को समझोगे। तो पहला लेवल आता है मेरे को इकोनॉमी को समझना। अब इसके अंदर क्या हुआ, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हुए सर जॉन केनेस, केन्स,
है ना? वो बोलते थे, उनका ऐसा मानना था कि गवर्नमेंट है ना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस चेंज कर सकती है टैक्स रेट्स और अपने खर्चों को चेंज करके। मतलब अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपसे बात करूं, तो ये बोलते थे कि गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ा या डिक्रीज हुआ, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ा या खर्चा कम हुआ, इससे इकोनॉमी की दिशा दशा बदल सकती है। एग्जाम्पल दोगे सर? बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट अगर आज के टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग बढ़ा दे, समझना मेरी बात, अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग बढ़ा दे, तो क्या सीमेंट, स्टील, कैपिटल गुड्स इन सब में बूम आ जाएगा? बूम आ जाएगा। गवर्नमेंट अगर आज टैक्स बढ़ा दे, तो क्या एफएमसीजी, कंजम्पशन, कार्स ये सब रुक जाएंगे? रुक जाएंगे। मेरी बात समझना। यहां पर जब मैं इकोनॉमी पढ़ूंगा तो मेरा फोकस प्योर इकोनॉमी पे होगा। किस तरीके का फोकस इकोनॉमी पे होगा? मैं अलग अलग मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझूंगा, मैं अलग अलग मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज को समझूंगा। मॉनेटरी पॉलिसी बोले तो आरबीआई की, एंड फिस्कल पॉलिसी बोले तो गवर्नमेंट की। मॉनेटरी पॉलिसी बोले तो आरबीआई की, और फिस्कल बोले तो गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है? कितना बजट है, क्या है, टैक्स क्या है ना? तो रेट कट, अगर मान लो आरबीआई ने रेट कट कर दिए और गवर्नमेंट ने इंफ्रा स्पेंडिंग अनाउंस कर दी, क्या ये डबल बूम है क्या? इट इज अ डबल बूम फॉर मी। ठीक है। फिर मेरे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के पैटर्न्स क्या है? लोग ज्यादा सेविंग कर रहे हैं या ज्यादा खर्चा कर रहे हैं? एसआईपी बढ़ रही है, एसआईपी कम हो रही है? समझना, फॉरेन पैसा आ रहा है या जा रहा है? देश का इंजन कितनी स्पीड में चल रहा है? जीडीपी की ग्रोथ क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है? ये सारी चीजें आप देखेंगे इकोनॉमी के अंदर। फिर अगर आप देखते हो इंडस्ट्री, तो ये पर्पल कलर का बॉक्स है। इंडस्ट्री जो इट इज अ ब्रिज बिटवीन कंपनी एंड इकोनॉमी। समझना मेरी बात। या तो आप इकोनॉमी के बारे में पूरा पढ़ लो, या एटलीस्ट आप उसके पार्ट तो बनो। मतलब इंडस्ट्री का एक्सपर्ट बनना इम्पॉसिबल हो जाता है, बट क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंडेटरी है? इंडस्ट्री का एक्सपर्ट बनने 10 साल लगेंगे बेटा कम से कम। जो भी कंपनी तू रिसर्च कर रहा है, क्या ये जरूरी है जानना कि वो किस इंडस्ट्री में है और वो इंडस्ट्री के क्या ट्रेड्स हैं? अगर फार्मा कंपनी एनालाइज कर रहे हैं तो अपन यूएस एफडीए के नियम समझेंगे, पेटेंट के नियम समझेंगे। आईटी कंपनी फॉलो कर रहे हैं तो यूएस का स्लो डाउन, यूएस इकोनॉमी पे ध्यान देंगे। कुछ अगर मेरी डील्स है जो पाइपलाइन में, उनकी कंडीशन को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? फिर क्या है? बिजनेस मॉडल्स हैं, ऑपरेटिंग फैक्टर्स हैं, ये सब समझेंगे। मेरी बात समझिए। उसके बाद तीसरे लेवल पे आती है, फाइनल लेवल पे आती है कंपनी की अंडरस्टैंडिंग। तो यहां पर भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वांटिटेटिव में क्या होगा? प्रॉफिट, रेवेन्यू, बैलेंस शीट, ये सब समझेंगे। और क्वालिटेटिव के अंदर क्या होगा? मैनेजमेंट के एथिक्स क्या है ना? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है हमारे बिजनेस मॉडल की, मैनेजमेंट का रेम्यूनरेशन कैसा है, ये सारी चीजें आप समझेंगे। इन सब को जोड़ के क्या हम एक रिसर्च पे पहुंचेंगे क्या? एक मुद्दे पे पहुंचेंगे क्या? ये बहुत बेसिक है भाई। जो हम यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इट इज एक्सट्रीमली बेसिक। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो बोलता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन विथ कंपनीज एंड क्लाइंट्स। बहुत जरूरी है ना? बहुत जरूरी है। आप देखना, क्लाइंट अगर सब कुछ इंटरनेट से ही पढ़ के समझ जाता, तो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ती कभी भी। मतलब यह है कि इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन का होना इज नॉट डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट ऑफ योर इंटरेक्शन विथ क्लाइंट। समझिए जी थोड़ा सा जरा इधर। जैसे मैंने अगर किसी कंपनी की रिसर्च करनी है ना? आप गूगल सर्च कर रहे हो उसका A to Z सब कुछ, जो डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, क्या उसमें आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे क्या? मतलब अगर इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो क्या मैनेजमेंट से मिलने की कोई जरूरत ही नहीं है क्या? कभी भी ऐसा नहीं होता ना। जब आप मैनेजमेंट से मिलते हो, तो क्या आपको उनका विजन समझ में आता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस भी तो होते हैं ना, कॉन्फिडेंस कितना है,
है ना? कैसे बात कर रहे हैं इस समय? क्या रिस्क है मैनेजमेंट से मिलने की? मैनेजमेंट से मिलने की रिस्क यही है कि यार आपका दिमाग घूम सकता है। हो सकता है ना मैनेजमेंट से मिलके इतने प्रभाव में आ जाओ कि मैनेजमेंट ने क्या करा, आपको मिलने बुलाया, तो बोले यार फैक्ट्री में मिलके क्या ही करोगे? सत्यम, एक काम करते हैं ना, मेरे आइलैंड पे आ जाओ। तो बोले सर कौन सा एप्स्टीन? बोले नहीं, नहीं, नहीं एप्स्टीन नहीं है। अपना आइलैंड इधर नमन निकोबार्स में, वहाँ आ जाओ मिल लेते हैं। बोले सर मैं कहाँ जाऊँगा? तो बोले अपनी पूरी फैमिली को लेके आराम से पापा, मम्मी सबको लेके आ, चार्टर फ्लाइट भेज रहा हूँ, चार्टर फ्लाइट भेज रहा हूँ। चार्टर फ्लाइट भेज दी तो अपने कान खड़े हो गए कि यार सर तो कितने अच्छे हैं, चार्टर फ्लाइट भेज देते हैं। मेरी बात समझना, प्लीज़ अंडरस्टैंड, है ना? तो अपन अब उनके बारे में गलत कैसे लिख सकते हैं कुछ भी? सर ने तो चार्टर फ्लाइट भेजी, पापा-मम्मी को 2 दिन है ना अपने रिसॉर्ट में रखा, ये सब चीज़ें। इन्फ्लुएंस हो सकते हो ना। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? मेरी बात समझना। आपको ये समझना है कि मैनेजमेंट से मिलने के पहले क्या-क्या रिस्क हो सकती है। तो रिस्क ये हो सकती है जैसे मान लीजिए आपको डीमार्ट के मैनेजमेंट से मिलना है। डीमार्ट में राधा कृष्ण दमानी जी ने आपको 15 मिनट दिए कि चलिए मुझसे मिलिए, आके मैं बताता हूँ आपको बिज़नेस क्या चल रहा है। आप वहाँ का हैं, आप बोल रहे हैं, "अरे सर कैसे हैं? मैं फ़ोटो ले लूँ क्या?" क्या आप एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिस कर रहे हो अगर आप मीटिंग के पहले अपना होमवर्क करके नहीं जा रहे हो तो? मतलब प्री मीटिंग रिसर्च करके अगर नहीं जा रहे हो तो? मेरी बात समझना। फिर क्या मेरा खुद का बायस हो सकता है क्या? मैं अपने दिमाग में पहले से बिठा के लाया हूँ मेरे को क्या करना है? वो कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल व्यू लेना है। मेरी बात समझना। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जब मैं मैनेजमेंट से बात कर रहा हूँ, तो मैनेजमेंट से 8 घंटे बात करी, बट मैंने कुछ नोटेशंस नहीं बनाए, मैंने कोई रिकॉर्डिंग डिवाइसेज़ नहीं रखे। डेफ़िनिटली रिकॉर्डिंग डिवाइसेज़ आफ्टर कंसेंट ही होंगे, है ना? तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कहीं हम कोई बात लूज़ कर जा रहे हैं, है ना? जेनेरिक और अनस्पेसिफाइड क्वेश्चंस तो नहीं पूछ रहे हो आपको, क्लियर क्वेश्चंस पूछना है, ऐसी चीज़ें नहीं पूछनी है जो इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है। प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो ये होते हैं आपके कौन से रूल्स, जो आप मैनेजमेंट के साथ जब आप बात करोगे तब आप देखोगे ना कि आपका 3 साल का प्लान क्या है, आपका केपेक्स का रोड मैप क्या है, आपका मार्केट में आपके क्या एक्सपेंशन है। मैनेजमेंट बोलता है रेवेन्यू डबल करेंगे, आप बोलोगे कैसे करेंगे जी? नया प्लांट आएगा, नया एक्सपेंशन करेंगे, प्राइस बढ़ाओगे। मेरी बात समझना। मतलब मैनेजमेंट की बात, है ना, सिर्फ माननी नहीं होती है। अपने को उसको एक क्रॉस वेरीफाई भी, मैनेजमेंट ने अगर कुछ बोल दिया दैट इज नॉट अ फाइनल प्रूफ। बात समझना, है ना? ये बात ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ठीक है? अब आगे अगर अपन बढ़े और अपन कम्युनिकेशन विथ क्लाइंट्स के बारे में बात करें, तो इसको अपन आराम से ब्रेक डाउन करते हैं। यहां पर है ना सेबी के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है आपको तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, मैं लोगों को बोल रहा हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीद लो, बाय कर लो, है ना? और मेरे पास ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो मेरे को पहले उनको बताना पड़ेगा कि भाई मेरे पास है, आपको खरीदना है आप खरीद लो। मेरी बात समझना, है ना? जो रिकमेंडेशन है वो बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए। एक एक शब्द को पकड़ना। रियलिस्टिक मतलब आप क्या कोई ओवर प्रॉमिस कर सकते हो क्या? ऐसा बोल सकते हो कि हम तो गारंटीड रिटर्न देते हैं जी? बिल्कुल भी नहीं। ओवर प्रॉमिसिंग नहीं करनी है, जो भी बोलेंगे वो डेटा बैक्ड होना चाहिए। गारंटीड रिटर्न करके कुछ भी नहीं होगा। जो भी रिस्क है वो क्लियरली मेंशन्ड होगी। मेरी बात समझना। आप प्रिडिक्टर नहीं हो। आप कोई ऐसा नहीं कि आप गारंटी देना है आपको। यू जस्ट मैनेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिटर्न्स एज अ रिसर्च एनालिस्ट। आप जब कम्युनिकेट करो तो आपको यह देखना है कि अपने को क्लाइंट को एनालिस्ट नहीं बनाना है ना? उसको डिसीजन लेने लायक क्लैरिटी देनी है। तो उसका कम्युनिकेशन आप जितना क्लियर सिंपल रखोगे उतना शानदार है। समझना। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको इमीडिएटली डिस्क्लोज करो अगर आपका कंपनी में स्टेक है। अगर ब्रोकरेज से आपका रिलेशन है, सब कुछ क्लियरली बताना है ना? अगर आपने बाय किसी अजम्पशन के बेस पे दिया है तो वो अजम्पशन क्लियरली बताना। जैसे कि ओएनजीसी खरीद लो, सब्जेक्ट टू कि क्रूड का प्राइस स्टेबल रह जाए। मेरी बात समझिए।
अवॉइड और एक्सप्लेन करो जार्गन्स को। कोई अगर जार्गन एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन ड्यू टू ऑपरेटिंग लिवरेज, अब इस तरीके का कोई शब्द आ गया वहां पर, तो आपको बताना पड़ेगा कि कॉस्ट फिक्स्ड है, सेल्स बढ़ने से प्रॉफिट ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब क्या मैनेजमेंट इंटरैक्शन बिना डिसिप्लिन के अगर होता है तो क्या वो रिसर्च कम और मार्केटिंग प्रेजेंटेशन ज्यादा बन जाएगी क्या? अगर मैं आपको फटाफट इसका समराइज करूं तो जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो मैनेजमेंट इंटरैक्शन को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। मैनेजमेंट का जो इनपुट है दैट इज नेवर अ फाइनल ट्रुथ। ठीक है, बायस सबसे बड़ा रिस्क है। तो प्रिपरेशन आपको पहले से करना है, न्यूट्रल रख रहना है खुद को। क्लाइंट कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही ऑनेस्टी और बहुत ही क्लियर तरीके से होगा। क्या यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आया है? आगे ये देखना है आपको, बहुत सिंपल है ये, कि एक अच्छे रिसर्च एनालिस्ट की क्या क्वालिटी होती है। इंपॉर्टेंट क्वालिटीज मतलब ऐसी कौन सी आदतें, ऐसी कौन सी स्किल्स, ऐसा कौन सा माइंडसेट होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति रिसर्च एनालिस्ट के करियर में लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल हो। मेरी बात समझना, स्किल्स सिखाई जा सकती हैं बट क्वालिटीज है ना आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आप अगर देखोगे तो यहां पर कुछ क्वालिटीज हैं जो लिखी हुई है। सिस्टमैटिक, फोकस्ड, क्यूरियस एंड कंफर्टेबल। सिस्टमैटिक का क्या मतलब हो सकता है यहां पर? कि मैं जब हर कंपनी को एनालाइज कर रहा हूं तो मेरे पास सिस्टम तो होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि फेवरेट कंपनीज के लिए मैं एक शॉर्टकट मार रहा हूं और जो कंपनी डिसलाइक मतलब जो मेरे को पसंद नहीं आ रही है ना, उनके लिए मैं एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट नहीं हूं। यानी अपने मूड के हिसाब से आप अपनी रिसर्च को नहीं, प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? चेकलिस्ट बेस्ड अप्रोच, एक बुक लिखो, चेकलिस्ट मैनिफेस्टो। चेकलिस्ट मैनिफेस्टो, डॉक्टर गवांडे करके हैं शायद, उनकी किताब है, पढ़ना, बहुत बढ़िया किताब है। एक सर्जन है, उन्होंने लिखी है चेकलिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है। फोकस्ड, फोकस्ड का क्या मतलब है? जो रेलेवेंट है उस पर ध्यान देना है, जो फालतू की चीज है उसको इग्नोर करना है। तो ट्विटर के रूमर्स, व्हाट्सएप के फॉरवर्ड, इंट्राडे की नॉइस, कल मार्केट क्यों गिरा, कल मार्केट का क्या होगा, मंडे को मार्केट में, सब इग्नोर करो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या चाहिए रिसर्च में? समझना, कैश फ्लो, आरओसी, डेट, मेरी ये सब चीजें क्या है? मैं फालतू की उनको इधर उधर चीजें क्यों बताऊं? क्यूरोसिटी मतलब सिर्फ क्या पे फोकस नहीं करना है, कैसे और क्यों पे भी फोकस करना है। अगर आप 5W1H वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हो किसी भी चीज को समझने के लिए तो विल बी वेरी कंफर्टेबल। 5W मतलब हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, एंड H मतलब हाउ। मार्जिन गिरा, क्यों गिरा? सेल्स बढ़ी, कैसे बढ़ गई? कॉम्पिटिटर से बेटर है, किस वजह से? कॉम्पिटिटर की सेल्स क्यों बढ़ गई? मेरी बात समझना। तो आपको क्यूरोसिटी क्या हर जगह काम आएगी? रिसर्च में, बिजनेस डायनामिक्स समझने में, इंडस्ट्री मॉडल समझने में, कंज्यूमर बिहेवियर समझने में। अगर आप मानो मेरी बात तो कि क्यूरोसिटी ही एक एवरेज एनालिस्ट को सुपीरियर एनालिस्ट बनाती है। कंफर्टेबल मतलब इन तीनों क्वालिटीज के साथ आपको कंफर्टेबल रहना है। मतलब आपको हर चीजों को बार बार एनालाइज करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, डाउट पूछते रहना है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप रिसर्च एनालिस्ट बन रहे हो ना, तो भाई आपको बोर्डम से दोस्ती तो करनी पड़ेगी, नो डाउट अबाउट इट। तब उसका कोई ऑप्शन नहीं है। और क्वालिटीज, ऐसी क्वालिटीज जो अच्छी, मतलब गुड विथ नंबर्स, यानी मेरे को क्या मैथमेटिक्स में जीनियस चाहिए क्या? नहीं, बट नंबर से डरना नहीं चाहिए। ग्रोथ रेट, मार्जिन, रेशो, गुड एक्सेल एंड डेटा एनालिटिक्स। एक्सेल एक एनालिस्ट का डेली वेपन है। फिल्टर, फॉर्मूला, पिवट, ये सब एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है। आरओसी, क्लैरिटी आपको अंदर इतनी होना चाहिए फाइनेंशियल कंसेप्ट में कि आप आरओसी आरओई के बीच का डिफरेंस बता पाओ, प्रॉफिट और कैश के बीच का डिफरेंस बता पाओ। है ना? अगर ये इतना है ना, देखो सर, रातों रात तो होगा नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। है ना? एबिलिटी टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने की और उसमें से डेटा इनपुट खींच के निकालने की एबिलिटीज। है ना? एबिलिटी टू आस्क पर्टिनेंट क्वेश्चन, आपके सवाल बहुत शार्प होना चाहिए, जेनरिक नहीं। एक जेनरिक सवाल है फ्यूचर आउटलुक कैसा है, और एक शार्प स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है कि ये वॉल्यूम के ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, ये वॉल्यूम कैसे बढ़ गया है। फिर अटेंशन टू डिटेल, छोटी छोटी चीजों को, नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, फुट नोट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी, कोई वन लाइनर डिस्क्लोजर है
है ना? रिलेटेड पार्टी ट्रांज़ैक्शन में एक लाइन में कुछ छुपा हुआ है ना? इस तरीके की चीज़ें आपको पढ़नी है। कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरी बात समझना, एक एनालिस्ट का फ़ायदा तभी है जब वो क्लाइंट को क्लियर तरीके से समझा सके। तो एक बेस्ट एनालिस्ट कौन है? जो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल तरीके से समझा सकता है। तो मतलब कि आपको सिस्टमैटिक होना पड़ेगा क्या? एक फ़ोकस्ड डेवलप्ड अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी, क्यूरियस रहना पड़ेगा, नंबर और स्टोरी दोनों में स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और कम्युनिकेशन क्या बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा क्या आपको आपका? ये आपका चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर खत्म होता है। इट इज़ मोर ऑफ अ माइंडसेट बिल्डिंग रादर देन एनीथिंग एल्स। ट्रस्ट मी, इट इज़ मोर ऑफ अ माइंडसेट बिल्डिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको इसके नोट्स, इसके एमसीक्यूज़ नीचे अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएँगे। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ अगले चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आया होगा, पढ़ाने का स्टाइल कैसा लग रहा है, प्लीज़ बताइए। कुछ इम्प्रूवमेंट्स है जो हम कर सकते हैं, वो भी बताइए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए दिस इज़ पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।